अब यहाँ पे देखिए आप M42 इंटू 1.5 क्या होती है, उसकी पिच होती है, जो थ्रेड होती है 1.5 पिच की, इसके अंदर क्या कटनी है, थ्रेड कटनी है, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, चूड़ी। ठीक है, इस तरह से देखिए थ्रेडिंग टूल हम यूज करेंगे और यहां से इस तरह से इसमें चूड़ियां कट जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पर आज आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूं ड्राइंग की, जो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं जानते उनके लिए भी है, जो बिगिनर्स हैं अभी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत आता है उनके लिए भी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपकी रिवाइज हो जाएगी। ड्राइंग से रिलेटेड इंटरव्यू में जो पूछने वाला है वो सारा मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। तो इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको ये जरूर देखना, ताकि आपको जो भी इंटरव्यूअर है कुछ भी पूछे तो इसमें से ना ड्राइंग से रिलेटेड आपको रिलेटेड जो भी है आपको इसमें से मिलना ही मिलना है भाई। ठीक है, जो बेसिक्स हैं वो आपके यहाँ में क्लियर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी वीडियो, इस वीडियो के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो जाएं। अब ज्यादा देर न करते हुए सीधा शुरू करता हूं भाई। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे पहले मैं बता दूं, आपको कोई इंटरव्यूअर ये बोल दे भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। देखो इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड में जो भी आएगा ना भाई वो पूछ लेगा। आपके पैशन से रिलेटेड, जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी चीज ये है कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग एक तरह की भाषा है। भाषा क्या होती है? भाषा यही होती है जिसके थ्रू हम हमारे जो विचार हैं, आचार विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। वैसे ही ड्राइंग एक ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज है जिससे हम अपने जो, जैसे डिजाइनर के माइंड में जो भी आइडियाज है, जो हमारे आइडियाज हैं वो इजीली एक दूसरे से शेयर कर सके। जो ड्राइंग है स्टैंडर्ड बनती है। यहां पे देखिए इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख भी रखा है। यहां क्या है, एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है क्या, ऑफ ए पार्ट, कोई भी पार्ट की असेंबली, कोई भी असेंबली की, एंड सिस्टम, जो सिस्टम होता है उसकी। ठीक है, और स्ट्रक्चर, कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे घड़ी हो, इसकी कुछ भी है ना, दैट शोज द शेप, जो कि उसके आकृति को, उसके शेप को शो करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है, डायमेंशंस को शो करता है, टॉलरेंस को शो करता है, एंड एक्यूरेसी, और जो उसकी और चीजें हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के बारे में बताता है। पार्ट के जो प्रोडक्ट है उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में बताती है। क्या होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सिंपल सी एक लाइन आपको क्या बोलनी है, अगर इंटरव्यू में पूछ भी ले तो यही बोलना है कि ड्राइंग एक तरह की ग्राफिकल लैंग्वेज है। ठीक है, जिसके थ्रू जो भी पार्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गई ड्राइंग, एक तरह की लैंग्वेज होती है। अब देखिए जो बिल्कुल नए हैं भाई उनके लिए ये सब चीजें मैं बता रहा हूं क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास है रेडियस। मैं यहां पे मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, साथ के साथ में हाईलाइट करते जाऊंगा। ड्राइंग के अंदर भाई आर आपको जहां पे दिखाई देना, इस तरह का आर जहां पे मिला, आर लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, एक सर्किल, जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर जो उसका सेंटर है, सेंटर से लेकर उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो होती है रेडियस। और उसकी परिधि से परिधि तक, यस, ये वाली जो डिस्टेंस होती है यह क्या होती है, डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यास, जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से देखिए, सेंटर से परिधि तक तो क्या हो गया, रेडियस। और यहां से देखिए सेंटर से इधर वाले ये भी जोड़ दिए। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये दोनों रेडियस मिला के क्या बना, डायमीटर। इसका जो टोटल डायमीटर यहां से यहां तक आप चेक करेंगे क्या हो गया, इसका ये व्यास। उस व्यास को हम शो करते हैं फाई से। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस सिंबल को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। फाई जहां भी आपको दिख जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो उसका मतलब है कि ये डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर। इस तरह का सिंबल दिखे मतलब ये आयताकार, आयत की बात कर रहा है। इस तरह का सिंबल मिले मतलब उसमें टेपर की बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है। स्लोप देखिए यहाँ पे, टेपर और स्लोप के अंतर में थोड़ा अंतर, जो सिंबल है उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पे देखिए ये टेपर है और ये स्लोप है। स्लोप क्या होता है, ढाल। टेपर भी वैसा ही होता है, लेकिन टेपर और स्लोप में थोड़ा अंतर होता है। सिंबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये एरो जैसा दिख रहा है, इसके बीच में एक सेंटर लाइन
गुजर रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? मैं आपके पूरे बेसिक्स क्लियर करता जाऊंगा। साथ में यहां पे देखिए ड्राइंग में किस तरह से हमको दिखाया जाता है। आर इस तरह की आपकी ड्राइंग रहेगी, उसमें दे देंगे। यहाँ पे देखिए R8 दे दिया। इस तरह की ये जो लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन। यहाँ पे ये बोल रहा है R8। ड्राइंग में ये वाली जो रेडियस बन रही है, देखिए सर्किल तो हमारा पूरा होता है, उसका एक टुकड़ा यहां से यहां तक का, तो ये क्या हुआ, ये रेडियस बोल रहा है R8। यहाँ पे देखिए R12, मतलब भाई यहाँ पे ये रेडियस 8 की है, ये रेडियस 12 की है। ठीक है, रेडियस के हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है 5.8, मतलब यहां से देखो तीर यहां से आ रहा है ना, इस वाले से। तो ये बोल रहा है ये छोटा वाला है ना, इसका जो डायमीटर है वो है 8 mm, 8 दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये दे रहा है डाया 15, ये जो बड़ा वाला है ये कितना है 15 mm का। इस तरह से ड्राइंग में आपको ये सिंबल मिलते हैं। स्क्वायर ये कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये कटा हुआ है स्क्वायर। इस स्क्वायर के लिए बोल दिया 6.5, तो ये बोल रहा है कि भाई ये स्क्वायर जो है ये कितने का है 6.5 का है। ठीक है, इसकी जो एक आप देखेंगे 6.5 की है, तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चार भुजाएं बराबर होती है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये क्या है टेपर। टेपर आपको इस तरह का मिलेगा, देखिए यहां से इसमें देखिए यहां तक नीचे आ रहा, यहां से यहां तक इस तरह का, ये तो हो गया टेपर। टेपर क्या है, जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, बेलन मान लो, बेलन में आप घुमाते हो उसको बनाएंगे तो दोनों साइड से टेपर बनेगा ना, कुछ इस तरह से। ये तो हो गया टेपर। अब स्लोप क्या है, स्लोप एक साइड में होता है, ढाल होता है, जैसे कि जो फिसलने वाला होता है ना, जो पार्क वगैरह में लगा होता है, इस तरह का आपने देखा होगा। ये क्या है, ये स्लोप है। अब टेपर में क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड से। ठीक है, ये अंतर है। यहाँ पे देखिए ये दे भी रखा है, ये एक साइड से इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है स्लोप। स्लोप किस तरह से, यहाँ पे टेपर भी देखिए किस तरह से दे रखा है 1:4। 1:4 का मतलब क्या होता है, देखिए आपको थोड़ा बताता हूं, समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है 1, यहां पे ये 1 और रेशियो 4, मतलब भाई अगर ये 1 है तो ये होगा 4, इसका ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 1:4। ठीक है, यहां पे देखिए ये स्लोप दे रखा है, सेम इसी तरह से ये स्लोप है। ठीक है, अगर यहां से इसकी ये डिस्टेंस 1 है तो यहां से इसकी ये डिस्टेंस 3.5 मिलेगी, 3.5 गुना ज्यादा मिलेगी। ये स्लोप इस तरह से। ठीक है, 1:3.5, 1:4, इनके रेशियो में देते हैं, जो टेपर होता है स्लोप होता है, इनको ना अनुपात में देते हैं। ठीक है, यहां तक का आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, फीचर आइडेंटिफिकेशन। एक फीचर कंट्रोल फ्रेम होता है, किस तरह का होता है आपको बताता हूं, यहां पे ड्राइंग के अंदर भी आपको दिखाऊंगा। फीचर आइडेंटिफिकेशन इस तरह का रहता है भाई। ठीक है, इस तरह का बॉक्स रहता है, उसके अंदर फीचर की डिटेल रहती है। यहां पे देखिए ये है 126.5, क्या है 126.5, ये इस तरह की जो लाइन रहती है, इन लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। और यहां से यहां तक ये बोल रहा है, यहां से यहां ये तीर लगा हुआ है, तो बोल रहा है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डायमेंशन बता रहा है। इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इस वाली लाइन को ये डायमेंशन लाइन। और यहाँ पे इसके थ्रू ये जो फीचर आइडेंटिफिकेशन, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको बता रहा है, क्या बोल रहा है 126.5 की है यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, और इसी तरह का फीचर कंट्रोल फ्रेम होता है, जो नेक्स्ट आएगा मैं बताऊंगा, वो भी कोई फीचर की डिटेल हमको बताता है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से लाइन रहती है और बताता है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगे उनके अंदर आपको बताऊंगा। फिर हमारा आता है डेटम आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ड्राइंग के अंदर, डेटम आइडेंटिफिकेशन। डेटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। डेटम इसको हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि ये इतनी गहरी चीज है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनना मांगता है। मैं आपको लिए लेके आऊंगा, अभी आपकी जनरल नॉलेज उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, डेटम आपको पता होना चाहिए। डेटम थोड़ा बता देता हूं, डेटम क्या होता है। डेटम एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम जो हमारा पार्ट है, मशीनिंग जो पार्ट कर रहे हैं, उसको दूसरी जो उसके रेफरेंस में जो हम उसको एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं, जिसके रेफरेंस में दूसरी डायमेंशन या तो हम मेजर करेंगे या फिर उसको मशीनिंग करेंगे, तब उसकी जरूरत पड़ती है एक रेफरेंस के रूप में। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए ये बोल रहा है डेटम ए। ये क्या है डेटम ए। डेटम को हिंदी में क्या बोलेंगे,
तल। उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह का त्रिभुज होता है, भरा हुआ होता है और वो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में हमको दिया हुआ होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी, उनके अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। डेटम के लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। ये इक्वलिटी का सिंबल है, जैसा कि आपको दिख रहा है बराबर बराबर। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास एक पार्ट है, इसके बीचों बीच से अगर मैं दो टुकड़े करूँ तो ये दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। उसके लिए इसने यहाँ पे बोल दिया है, ये बोला 135 की भाई यहां से यहां तक तो ये 135 है, इसने बोल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जस्ट सेंटर लाइन दी, बीचों बीच से सेंटर लाइन बीचों बीच से गुजरती है। फिर बोल रहा है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब क्या होगा 135 का आप आधा कर दो, इधर 135 का आधा इधर, 135 का आधा इधर, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इस सिंबल को बोलते हैं इक्वलिटी का सिंबल। चलिए ठीक है, यहां तक का मेरे को आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एजेस, जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो पार्ट के अंदर क्या होता है, जो उनके किनारे बनते हैं वहां पे शार्प एज बन जाती है, जो कि हाथ में लगती है, या फिर आप पार्ट फिटमेंट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या देखेंगे, जैसे हम यहां से मशीनिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी बर उठेगी, मटेरियल उठ जाएगा, जो कि शार्प एज होगी। जैसे आप फिट करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम करेगा, तो क्या करते हैं एज रिमूवल कर देते हैं, एज को थोड़ा सा हटा देते हैं जनरल चेम्फर के थ्रू। जनरल चेम्फर जो होता है उसके थ्रू। यहाँ पे कॉर्नर में नॉर्मली अगर टर्निंग का कोई पार्ट है तो कॉर्नर में नॉर्मली ही बनती है। अगर आप मशीनिंग से रिलेटेड है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सीएनसी वीएमसी पे हैं तो क्या होता है, जो हमारी इंसर्ट होती है टूल की, उसके अंदर ही रेडियस नॉर्मली रहती है 0.2, 0.4, 0.8, इस तरह से रेडियस रहती है, वो तो कॉर्नर में बनेगी भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल चेम्फर लगा देते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कह रहा है। और हाँ, अगर आपको ये पीपीटी फाइल, ये पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारा नॉलेज टीवी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर मैं फ्री जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी पीपीटी फाइल। इसको रीड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज टीवी का जो है उसमें फ्री मटेरियल के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता चले, नहीं मिल रहा हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है उसमें शार्प एज डिमांड करती है, मांगती है, तब तो भाई हम जनरल चेम्फर या फिर जैसे कि मैंने बताया तब तो एज रिमूव करेंगे नहीं। और जब शार्प एज नहीं मांगती है तो भाई उसके अंदर हम जनरल चेम्फर लगा देते हैं। जनरल चेम्फर कितने का होता है, 0.2 का, 0.3 का, नॉर्मली 0.2, 0.3 का लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.1, ये 0.3 की यहाँ रेडियस है, 0.5 का यहाँ पे चेम्फर लगा दिया, इस तरह से इसमें लगाते हैं। चेम्फर डायमेंशंस का दे रखा है, इसको आप रीड कर सकते हैं। सी चेम्फर क्या होता है, कॉर्नर में लगाते हैं एज रिमूवल के लिए, ठीक है। अगर वही चेम्फर 45 डिग्री का है, यहां पे मैं थोड़ा आपको बना के दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार पार्ट है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं इसको मशीनिंग करूंगा तो यहां पे क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा ये। तो ये जो कॉर्नर है ये शार्प एज हो जाएगा, और ये शार्प एज क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसके फिटमेंट में। तो यहां पे हम लगा रहे हैं चेम्फर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, चेम्फर लगा रहे हैं। यहां से थोड़ा मैं इसको ठीक है, यहां से हम इसमें एंगल दे देंगे, एंगल लगा के हम चेम्फर लगाते हैं, इसको चेम्फर बोलते हैं। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो हम उसको सी से शो कर सकते हैं, उसको सी लिखते हैं। जहां पे भी आपको सी मिले तो समझ जाना कि ये जो चेम्फर बना हुआ है इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल आपका ये वाला पार्ट ही है, इसको 2D में यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए ये डायमीटर बोल रहा है, यहां से यहां तक का डायमीटर 50 है, और यहाँ पे बोल दिया इसने C3, मतलब ये 45 डिग्री का बनेगा। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक की ये चेम्फर की ये जो डिस्टेंस है ये 3 mm की है। कितने की? 3 mm की। C3 का 3 mm का आपका चेम्फर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक आपको जनरल सा यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आपको पता होगा। अगर ये डायमीटर हमको 50 दे रखा है तो ये वाला डायमीटर कितना आएगा आप इजीली निकाल सकते हैं,
1045 का वैल्यू 1 होती है, तो क्या होगा 3 mm का ये है, 3 mm इधर से कम होगा, टोटल 6 mm। सिलेंड्रिकल पार्ट है तो दोनों साइड से 6 mm कम हो जाएगा। 50 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। नीचे वाला डायमीटर, ये अगर आप डायमीटर देखेंगे ना ये वाला, तो ये आपका 44 mm का होगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमको 3 mm का चैम्फर दे रखा है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसकी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चला चैम्फर क्या होता है और जनरल चैम्फर क्या होता है, एज रिमूवल क्या होता है। चलो आगे, अब GD&T मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही, ये सारे जो एक एक जो सिंबल्स है ना, ये एक एक सिंबल्स के लिए एक एक वीडियो बन सकती है पूरी। जो हमारा कोर्स है ड्राइंग का उसमें मैंने बना भी रखा है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू में जाने से पहले हमेशा आपको GD&T पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूअर पूछ लेता है। अगर आप नॉर्मली ऑपरेटर का CNC, VMC, HMC, VTL किसी का भी ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी, है ना, या फिर आप ड्राइंग से रिलेटेड जा रहे हैं, डिजाइनिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो भी, ये तो आपको भाई देखने को मिल ही जाएगा। GD&T ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस। तो यहाँ पे मैं जस्ट इनका थोड़ा बहुत आपको क्लियरिफाई करता हूँ कि सिंबल क्या होता है, किस तरह का होता है। इनके लिए मैंने वीडियोस बना भी रखी है, आप देख सकते हैं, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आता है इसमें 4 कैटेगरी बांटी भाई। फॉर्म कैटेगरी, प्रोफाइल, ठीक है, फॉर्म है, प्रोफाइल है, ओरिएंटेशन है, लोकेशन है, और एक 5वां रनआउट और है, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी मेन है, 5वां रनआउट है। रनआउट में आपको टोटल रनआउट एंड रनआउट आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर आपकी 4 चीजें आती है। क्या? स्ट्रेटनेस, इस तरह का देखा। स्ट्रेटनेस का मतलब है कि आपका पार्ट, जैसे कि ये मेरा एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये कितना स्ट्रेट है, ठीक है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, फुल वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यूअर किस तरह से पूछ लेता है, स्ट्रेटनेस का सिंबल किस तरह से होता है बताइए, या फिर आपको इससे बोल देगा, इस तरह का सिंबल दे देगा, ये क्या चीज है मुझे बताओ, ठीक है। फिर उसको डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो उसको अगर आप देखना हो तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्लैटनेस। क्या होती है? फ्लैटनेस। स्ट्रेटनेस, दूसरा जो है फ्लैटनेस, जिसका सिंबल इस तरह का है। इनको तो याद कर ही लीजिए आप, भले ऑपरेटिंग है, आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मैं स्पेशली इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि इनको आप याद कर ही लीजिए। इनकी नीड आपको पड़ेगी, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी, ये हो गया आपके फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम प्रोफाइल में आएंगे। यहां पे देखेंगे आप, ये है, ये प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस है, एंड ये है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। इसके बाद यहां पे देखिए हमारे पास ओरिएंटेशन के अंदर ये आती है 3 चीजें। ओरिएंटेशन में क्या क्या है? परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी जैसे कि सिंबल, इनका जैसे सिंबल है ना वैसा ही इनका मीनिंग है। परपेंडिकुलरिटी के बारे में थोड़ा बताऊं। जैसे कि देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फेस, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इसके ऊर्ध्वाधर कितना है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलरिटी होती है। एंगुलरिटी। फिर यहाँ पे देखिए पैरेललिज्म, ये हो गए ओरिएंटेशन के अंदर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट आएंगे हम लोकेशन के अंदर, हमारे 2 हैं। ये है ट्रू पोजीशन, ठीक है, पोजीशन है, और ये है आपकी कंसेंट्रिसिटी, एक सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है। जो अलग अलग आपके डायमीटर्स हैं, एक जो उसका सेंटर है उससे कितना वेरी कर रहे हैं, उन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो आपस में कितने वेरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक रनआउट होता है, टोटल रनआउट होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। रनआउट एंड टोटल रनआउट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है। आपने देखा भी होगा बहुत सी ड्राइंग में, अगर आपको इस तरह का सिंगल एरो मिले तो वो तो रन आउट होता है, अगर ऐसे डबल मिल जाए तो वो क्या होगा? टोटल रन आउट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेटम, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटम क्या होता है। डेटम फीचर, डेटम एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस कब यूज करते हैं? जब हम कोई पार्ट को मेजर कर रहे होते हैं या फिर मशीनिंग कर रहे होते हैं कोई फीचर को, उसको एज ए रेफरेंस हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है, और जो लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस के बारे में आपको बता देता हूं। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्राइंग है। मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं इसमें पूरा जो ड्राइंग का बिल्कुल जो पूरा का पूरा सार आपको मिल जाए, ठीक है। इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ड्राइंग है, ये देखिए,
ये इस तरह की जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। तो ये क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है 20, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0.5, इस तरह की जो होती है ये क्या होती है, इसकी टॉलरेंस है। मतलब 20 से प्लस में 0.5 बना सकते हैं। ये जो बना रहे हैं ना हम, ये बना रहे हैं, ये कितना बन सकता है, 20 से प्लस में 0.5, 20 से प्लस 0.5 करेंगे तो कितना बनेगा 20.5, और 20 से माइनस में 0.5 मतलब कितना हो गया 19.5। तो इसको हम कितना बना सकते हैं, 19.5 से लेके 20.5 तक अगर आप इस पार्ट को बनाते हैं तो एक्सेप्टेबल, इसके अंदर अंदर ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी डायमेंशन विद टॉलरेंस। अब टॉलरेंस दो तरह की होती है, ये भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है टॉलरेंस कितनी होती है, कौन कौन सी टॉलरेंस होती है। दो तरह की टॉलरेंस होती है, एक तो होती है भाई यूनिलैटरल, और एक होती है बाइलैटरल। दो तरह की टॉलरेंस होती है, जिसमें प्लस में और माइनस में दोनों तरफ दे रखा है। तो वो तो कैसी होगी, बायलैटरल। यहां पे बायलैटरल। यूनिलैटरल का आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास ये है, सेम ऐसे ही होता अगर हमको इस तरह से दिया होता 20 प्लस 0.5 माइनस 0.0, मतलब इसकी जो टॉलरेंस है सिर्फ प्लस में ही है, सिर्फ एक ही साइड है, तो कौन सी हो जाएगी, यूनिलैटरल। अब एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, यही 20 वाला लेते हैं। मान लो आपको इस तरह से दिया होता 20 प्लस 0.0 माइनस 0.5। अब इसमें भी वही कंडीशन है, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आ गई, इसको कितना बना सकते हैं हम, इसकी टॉलरेंस की अगर बात करें, जो पार्ट की ये डायमेंशन आपकी कितनी बनेगी, 19.5 से लेके 20.00 तक अगर आप बनाते हैं, इसके अंदर अंदर अगर है तो क्या होगा, पार्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आपका पार्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी कौन सी है, ये भी यूनिलैटरल है। तो आपको पता चला यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। और वैसे टॉलरेंस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट का जो उसका अंतर होता है वो होता है टॉलरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछ लेता है इंटरव्यूअर आप लोगों से। यहां पे देखिए डायमेंशन दे रखी है, ये आपको क्लियर हो रहा है। हाँ, अब ये देखिए, ये जो दे रखा है ना, इसको बोलते हैं भाई फीचर कंट्रोल फ्रेम। इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ ऐसा हुआ भी है, उनको इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया। ठीक है, आपको ये भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होगा कि भाई ये पैरेललिज्म, इसका पैरेललिज्म होना चाहिए 0.5 के अंदर होना चाहिए डेटम ए के रेस्पेक्ट में, उनको ये पता होगा। लेकिन अगर उनसे ये पूछ ले कि इस बॉक्स का क्या नाम है, तो वो नहीं बता पाते बहुत बार। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कोई भी जो फीचर है उसकी डिटेल हमको बताता है। जैसे कि ये हमारा फीचर है, इसकी डिटेल हमको बता रहा है। इसके लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है हमको, इस लाइन को हम बोलते हैं लीडर लाइन। इस लाइन के थ्रू क्या बोल रहा है, ये वाला फीचर, इस फीचर का जो पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म ये सिंबल जीडीएनटी का जैसे मैंने अभी बताया, इस फीचर का जो पैरेललिज्म है वो 0.5 हो सकता है, वेरी कर सकता है। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने बताया जो डेटम होता है एज ए रेफरेंस यूज होता है। तो अब इस पैरेललिज्म के केस में क्या करेंगे, इस पार्ट को हम रख देंगे सरफेस प्लेट के ऊपर। जब चेक करेंगे तो सरफेस प्लेट पे आप रख के यहाँ पे आप अगर डायल को मूव करवाएंगे तो डायल में जितना वेरिएशन आया वो क्या हो जाएगा, उसका पैरेललिज्म हो जाएगा। तो ये दे रखा आपको डेटम का सिंबल, इस ये वाली जो सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है this features parallelism should be within 0.5 respected to datum A। ठीक है, वहीं पे ही इसी फीचर पे यहीं पे ये बोल रहा है परपेंडिकुलरिटी, इसकी परपेंडिकुलरिटी होनी चाहिए। दिस फीचर्स परपेंडिकुलरिटी शुड बी विद इन 0.2 रेस्पेक्टेड टू डेटम बी। बोल रहा है डेटम बी। डेटम बी कौन सा, आपका ये वाला जो फीचर है यहां पे दे रखा है, ये डेटम बी। अब इसके परपेंडिकुलर कब होगा, ये देखिए ये इस तरह से है, इसका 90 डिग्री कैसे होगा, जब ऐसे होगा, ऐसे तो 90 डिग्री बना इसमें कौन, तो ये क्या है, जब ये वाला आपका ये डेटम बी दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला, ये इसकी जो परपेंडिकुलरिटी है 0.2 वेरी कर सकती है। कितनी वेरी कर सकती है, 0.2 वेरी कर सकती है। तो समझ में आया आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है, किस तरह से हमको ड्राइंग में शो किया जाता है।
ठीक है। ये जो लाइन डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये लीडर लाइन है, आपको ये भी आपको पता चल गया। ठीक है जी। ये यहाँ पे आर ए का सिंबल दे रखा है। आर ए होती है रफनेस एवरेज। वीडियो के एंड में नेक्स्ट स्लाइड्स जो आएंगी उनमें आपको थोड़ा बताऊंगा रफनेस एवरेज क्या होता है। ड्राइंग में ये भी आपको देखने को मिल जाता है और इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है। ठीक है। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत बार बहुत सी छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ड्राइंग के अंदर पूछ ली जाती है, उनमें अटक जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक अलग पार्ट है। ये इस तरह की जो ये लाइनें देख रहे हो ना आप, ये तिरछी लाइनें इस पार्ट में, इस तरह की लाइंस अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर देखने को मिल जाए तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। ये लाइन 45 डिग्री पे होती है। यहां से देखिए इसके रेस्पेक्ट में अगर ये एंगल बना रही है तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन के मैं यहां से दो टुकड़े कर दूं, ठीक है, दो टुकड़े करके इसको काट करके दिखाऊं, इसके अंदर किस तरह का दिख रहा है उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? दो टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा हटा दूंगा, फिर आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखने लग जाएगा। तो उसको क्या है, हैचिंग से शो कर देते हैं। जहां जहां जो मटेरियल दिखाई देता है वहां वहां पे हैचिंग से शो कर देते हैं। इनको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। पार्ट को क्या है, कट करके सेक्शन करके फिर दिखाया हुआ होता है, इसलिए इनको हैचिंग लाइन या फिर हम क्या बोलते हैं? सेक्शन लाइन बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है? हैचिंग। तो इस तरह का अगर आपको पार्ट दिखाई दे तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहुत बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है ये क्या लाइन है भाई, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, इनका क्या मतलब है? मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं सेक्शन के लिए, और टाइप ऑफ सेक्शन का एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। अगर आप कहेंगे तो मैं टाइप ऑफ सेक्शन की वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक्स और कमेंट होने चाहिए, तभी मैं टाइप ऑफ सेक्शन की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीखना तो हमारा ड्राइंग का कोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बता रखी है भाई, जो जो यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ उनको एक्सप्लेन कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये डाया दे रखा है, ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला जो डायमीटर है 120 है, उससे छोटा वाला डायमीटर ये वाला यहां से यहां तक का ये जो डायमीटर, जब फाई का सिंबल दे दिया ना, देखने में आपको आयताकार लग रहा है, लेकिन ये कैसा पार्ट है? ये सिलेंड्रिकल पार्ट है भाई, बेलना का पार्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पे फाई का सिंबल दे दिया, डायमीटर की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा वाला ये जो है ये इंटरनल डायमीटर। दो तरह के डायमीटर होते हैं भाई, आपको देखने को मिला होगा ओडी एंड आईडी। इस तरह से ओडी का मतलब होता है आउटर डायमीटर और आईडी का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। ओडी आईडी इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। जो बिल्कुल नए इंडस्ट्रीज में अभी गए भी नहीं है तो उनको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे। बहुत बार यही बोलेंगे भाई ओडी चेक करनी है, आईडी चेक करनी है, इस तरह से बोला जाएगा ना। ठीक है। अब ये यहाँ पे डेटम बोल रखा है भाई, ये जो आईडी वाले ये है ना, यहाँ पे क्या है? डेटम ए है, ये दे रखा है। यहाँ पे ये वाला जो आपका 90 वाला डायमीटर है ये डेटम सी है, और जो 120 वाला डायमीटर है वहां पे डेटम बी है। तीनों डेटम दे रखा है हमको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों तरह के डेटम हमको दे रखा है, उनके डायमीटर से दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए फीचर कंट्रोल फ्रेम से क्या बोल रहा है, ये देखिए ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर, ये डाया तो दे रखा हमको 50, इसकी डायमेंशन दे दी। ये बोल रहा है कि भाई ये डायमीटर तो 50 है। ठीक है। इसके लिए क्या कर रहा है? इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है? 0.2 वेरी कर सकती है, डेटम ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। ये तीनों जो डेटम है इनके रेस्पेक्ट में 0.2 वेरी कर सकती है, 0.2 के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है। दिस फीचर्स जो ट्रू पोजीशन, दिस फीचर्स ट्रू पोजीशन शुड बी विद इन 0.2 रेस्पेक्टेड टू डेटम ए, बी एंड सी। डेटम ए, बी, सी तीनों डेटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है। इसकी पोजीशन मांगी। ओके। कंसेंट्रिसिटी, ये सिंबल आपको एक बार याद करनी, इनकी डेफिनेशन अगर आप समझ लेंगे ना, याद करने की जरूरत नहीं भाई, कभी नहीं भूलेंगे। सिंबल दिखेगा आपके मुंह पे अपने आप इनका नाम आएगा। इनका क्या है? कंसेंट्रिसिटी। क्या बोल रहा है? ये जो है ये फीचर है, ये जो डायमीटर है इसकी कंसेंट्रिसिटी 0.1 होनी चाहिए डेटम एक के रेस्पेक्ट में। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। कंसेंट्रिसिटी होता है कि भाई जैसे जैसे ये बन रहा है, देखो एक छोटा एक उससे बड़ा, इन दोनों का जो सेंटर, इन दोनों का सेंटर अगर एक ही है, एक ही सेंटर के रेस्पेक्ट में बन रहे हैं, बिल्कुल एक ही सेंटर है, तो इनकी कंसेंट्रिसिटी हो जाएगी 0.0।
अब जब हम मशीनिंग करते हैं तो 1000 पार्ट, लाख पार्ट आप बना रहे हो तो सबका सेंटर सेम हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंसानों के पास अभी है नहीं भाई। क्या है, उसमें वेरिएशन आता है। तो एक टॉलरेंस जोन बनता है उसके सेंटर का, इसके अंदर अंदर उसका होता है, तो हमको वो टॉलरेंस दे दी जाती है। ये टॉलरेंस कितनी दे दी इसने, 0.1। अगर 0.1 के अंदर अंदर इनका सेंटर वेरी कर रहा है एक दूसरे से तो चल जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर, इन दोनों का जो सेंटर है, इनका सेंटर कहां पे होगा, यहाँ पे, इन दोनों का सेंटर। और इसकी टॉलरेंस जोन किस तरह से बनेगी, इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर है, इसके अंदर ये 0.1 का टॉलरेंस जोन बनेगा। टॉलरेंस जोन एक टॉलरेंस क्षेत्र जो बनेगा उसके अंदर अंदर कितना, 0.1 के अंदर अंदर ये वेरी कर सकते हैं। इनका सेंटर अगर एक ही हुआ, सेंटर बिल्कुल एक है तो 0.0 इसकी क्या हो जाएगी, कंसेंट्रिसिटी, जैसे कि बोल रहे हैं एक ही सेंटर इनका होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको पता चल गया डेटम्स के बारे में, लाइंस के बारे में, हैचिंग क्या होती है, सेक्शन लाइन क्या होती है, ये सारे आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एग्जांपल है डायमीटर, देखिए यहाँ पे देखिए फाई का सिंबल से यूज करते हैं, यहाँ पे ये 3D दे रखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने ऐड की है। डायमीटर और स्फेरिकल डायमीटर में इस तरह अंतर होता है, जैसे कि वर्त और गोले में अंतर रहता है ना, उसी तरह ही देखिए स्फेरिकल डायमीटर इस तरह की, स्फेरिकल रेडियस इस तरह का बनेगा, स्फेरिकल रेडियस, और डायमीटर इस तरह का होता है। नॉर्मल डायमीटर आप देखेंगे इस तरह होता है, ठीक है। और हाँ, स्फेरिकल जो रेडियस होती है उसको, स्फेरिकल डायमीटर जो होता है उसको इस तरह से शो करते हैं। आपको कोई कोई ड्राइंग में इस तरह का देखने को मिल जाएगा, तो देख के आपको घबराना नहीं है, देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये स्फेरिकल डायमीटर की बात कर रहा है, स्फेरिकल जो रेडियस है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चेन मेजर, मेजर टेक्निक्स। मेजर किस तरह से करते हैं, जो डायमेंशन ड्राइंग में दी होती है उस तरह से। चेन मेजर में क्या करते हैं, अब देखिए इसकी डायमेंशन यहां से दे रखी है, क्या दे रहा है, चेन बनी हुई है, क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 12 है, आपने ये मेजर कर ली। फिर बोल रहा है यहां से यहां तक ये 14 है, यहां से यहां तक 11 है, तो इसको मेजर भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। एक असेंडिंग मेजर, असेंडिंग में क्या होगा, यहां पे आपको 0 दे दिया, फिर यहां से बोल रहा है यहां से ये तो 11.5 है, फिर यहां से ये 13.5 है, फिर यहां से ये 25 है, यहीं से मतलब 0 आपका यहां पे रहेगा, वहीं से इसी के रेस्पेक्ट में सारी डायमेंशंस आपको दे देगा, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ये चैम्फर डायमेंशन है, आपको इस तरह से दी जाती है, 3x30 इस तरह से देगा, या फिर आपको C लिखेगा तो C3 लिख देगा, 3C, जिस तरह से मैंने आपको बताया 45 डिग्री का अगर चैम्फर है तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, 2D जो 3D व्यू है उसको हम 2D में दिखा सकते हैं, अच्छे से उसके थ्रू समझ सकते हैं। दो तरह के हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है भाई, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो वीडियो मैंने जो हमारा कोर्स है ड्राइंग का उसमें बताई थी, उसको मैंने फ्री कर रखा आप लोगों के लिए, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका जो सिंबल होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल इस तरह का होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इससे थोड़ा अलग हो जाता है। किस तरह का होगा वो नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है उन दोनों में अंतर क्या होता है, आपको मेरे छोटे छोटे वीडियोस है वो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा, थोड़ा यहाँ पे बता भी देता हूं। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है उसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास ये बॉक्स, एक डब्बा है, एक कार्टून बॉक्स आपके पास, आप इस बॉक्स को यहां ऊपर से देखेंगे, यहां से आप देख रहे हैं टॉप से, तो क्या है इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है, इसका जो प्रक्षेपण बन रहा है, अगर टॉप में ही बन रहा है, ऊपर की तरफ ही बन रहा है, टॉप में बन रहा है, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा। फ्रंट में बनना चाहिए, जो बॉटम है उसका बॉटम में बनना चाहिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट में बनना चाहिए, राइट साइड राइट में, जैसा कि हमको यहां दे रखा है, इससे समझ जाएगी। फ्रंट व्यू उनके सेंटर में रहेगा, टॉप व्यू उसके ऊपर बनता है, राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू बॉटम। वहीं पे अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टॉप आ जाएगा बॉटम में, राइट साइड का व्यू बनेगा लेफ्ट में, लेफ्ट साइड का व्यू बनेगा राइट में। ऐसा क्यों होता है वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। यहां पे आपको जस्ट इसका सिंबल याद रखना है,
ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा बहुत अच्छे से, आप उस वीडियो को देखिएगा अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कंफ्यूजन है तो। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा सिंबल कई तरह से दिखा सकता है भाई, उसको लिटा के खड़ा करके पटक के, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिंबल को याद करने की टेक्निक मैं आपको बता दूंगा किस तरह से उसको याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह का ये एक पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट का जो मेन व्यू फ्रंट व्यू की तरफ से यहां से इस साइड से अगर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा व्यू बनेगा, यहाँ पे देखिए रेडियस बन रही है, स्लॉट बन रहा है। इस साइड से अगर मैं खड़ा होकर देखूंगा तो 2D में इस तरह का दिखेगा, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। ऊपर से जब देखेंगे, टॉप से अगर देखेंगे, टॉप से क्या दिखेगा आपको, ये नाली दिखाई देगी, ये रही भाई। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखिए ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये टेपर दिख रहा है, ये टेपर, ये सारा आपको दिखाई देगा। टॉप से कुछ इस तरह का दिखाई देगा 2D में अगर बनाएंगे तो। देखिए ये फ्रंट व्यू है, इसके टॉप में इसका टॉप व्यू बन रहा है, बॉटम में इसका बॉटम व्यू, नीचे इसका कोई ऐसा स्लॉट वगैरह नहीं बना हुआ है, यहाँ पे हमको दिखा रखा है बॉटम व्यू है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट व्यू है, राइट साइड में इसका राइट व्यू है। जिस तरफ से देखेंगे उधर ही उसका प्रोजेक्शन बन रहा है। ऐसा कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है, ऐसा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, यहाँ पे इसका ऐसा सिंबल होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया इसका अपोजिट होता है, सिंबल भी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि बोला वही पार्ट, सेम वही पार्ट है आपके पास, डायमेंशंस में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे ये फ्रंट व्यू दे रखा है, अब इस फ्रंट के नीचे इसका टॉप व्यू है, फ्रंट के नीचे इसका टॉप व्यू है, और जो इसका बॉटम का नीचे से हम देखिए ऊपर से कैसा दिख रहा है वो हमको नीचे दिखा रखा है, और नीचे से जो दिखेगा वो हमको ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, लेफ्ट साइड का व्यू हमको दे रखा है राइट में, और राइट साइड का व्यू हमको दे रखा है लेफ्ट में। ठीक है, ये अंतर होता है इन दोनों में। सिंबल में अगर मैं बात करूं, सिंबल आप देख रहे हैं ये इस तरह का सिंबल होता है, और जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉनिकल जो आपका पार्ट है, ये तो आपका पार्ट है, और ये जो बन रहा है ना भाई ये इसका प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वीडियो देखिए उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो थर्ड एंगल होता है उसमें क्या होता है, आप यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर ही देता हूं। इनको सिंबल को अगर आपको याद रखना है ना भाई, तो आपको क्या करना है, जिधर देखिए ये कॉनिकल शेप बन रहा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए क्वाड्रेंट बता देता हूं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर बनता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे मेरा यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है, यहां पे ये मेरा पार्ट है कुछ इस तरह का, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूं इधर से, यहां से मैं देख रहा हूं इस तरफ। ठीक है, इधर से मैं देखूंगा इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, इस पे, इसका प्लेन यहाँ पे है, ये इसका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ये क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसके मतलब एक तरह से अगर आप टॉर्च डालेंगे इसके ऊपर तो इसकी परछाई बनेगी यहाँ पे। तो क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, आप यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हो ऑब्जेक्ट आ गया बीच में, और प्रोजेक्शन बन रहा है पीछे। मतलब आपका फ्रंट साइड से आप देख रहे हो तो इसका प्रोजेक्शन कहां बना, पीछे। अब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नीचे है, तो कहां बनेगा, नीचे। मतलब टॉप व्यू कहां बनेगा, बॉटम में, और फ्रंट व्यू कहां, बैक में। इस तरह से आपका जो व्यूज है वो अपोजिट हो जाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, वही पार्ट सेम ही आपका, ये मेरा कॉनिकल पार्ट है। अब इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है। आप यहां पे खड़े होके देखेंगे, इधर से देख रहे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में, और आप इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रक्षेपण है, इसकी एक तरह से परछाई आप मान लीजिए, वो कहां पे बनेगी, इस प्लेन पे। अब मैं इधर देख रहा हूं, इसका ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू देख रहा हूं, जहां देख रहा हूं वही बन रहा है। टॉप में देखेंगे तो टॉप में आप यहां से देखेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ गया, तो यहां से देख रहा हूं तो इसका प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा, प्लेन पे। प्लेन हमारा ऊपर की तरफ ही है, तो टॉप व्यू किधर बना, टॉप में ही। अब ये चीज समझ गए। अब हमेशा आपको देखना किधर है, जिस साइड में ये छोटा वाला है ना, उसी साइड हमेशा आपको देखना है। ठीक है, चाहे इस सिंबल को किधर भी कर दे, उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दे,
आपको क्या करना है, जिधर ये छोटा वाला देखिए, एक बड़ा बना हुआ है, एक छोटा वाला बना हुआ है, ये जो छोटा वाला है उसी साइड आपको देखना है, इधर से आपको देखना है। जैसे आप यहां खड़े हो गए, यहां से आप देखेंगे ना इस साइड, ऊपर की साइड, तो देखिए यहां पे जैसे कि मैंने बताया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है। तो आप देखिए यहां से आप देख रहे हैं, ये तो क्या है इसका प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया ये गोले वाला प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है, आप यहां से देख रहे हैं, ये आप हैं VI, ठीक है, ये है व्यूअर, ठीक है। यहां से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये व्यूअर है, ये आपका आ गया प्रोजेक्शन, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे किस में होता है, ऐसा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। यहां से आप देख रहे हैं, यहां प्रोजेक्शन बनेगा, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। ये किस में होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। कहीं से भी देख लीजिए, आपको देखना किधर है, छोटी वाली साइड से। अब छोटी वाली साइड से ऐसे बीच में मत घुसना भाई इसके, आपको छोटी वाली साइड से देखना है, तो यहां पे आप हो जाएंगे। अब इधर से देख लीजिए तो भी क्या होगा, प्रोजेक्शन बीच में आ रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका पीछे, ठीक है। ऐसा किस में होता है, ऐसा थर्ड एंगल। और फर्स्ट एंगल में क्या होगा, फर्स्ट एंगल में आपका ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, प्रोजेक्शन पीछे हो जाएगा। देखिए सिंबल को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको खड़ा होना वहीं सेम छोटी वाली साइड, छोटी वाली साइड। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, यहीं खड़े हो जाइए आप, ठीक। इस सिंबल की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो छोटा वाला इधर इस साइड आपको देखना, इधर से आप देखें, ये क्या आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्शन है। जब ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, प्रोजेक्शन पीछे चला गया, तो कौन सा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेम इधर इसमें भी देखेंगे, सेम ऐसा ही। तो इस तरह से आप इस सिंबल को इजीली याद रख सकते हैं। यही अंतर होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बनता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के जो सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों का यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। इनको चाहे किधर भी घुमा लो, अगर आप इनको समझ जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रेडियस का आप एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरह से हमको रेडियस शो की जाती है। R6 दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ पे R6 बन रहा है, हर जगह पे आपको R6 दे रखा है, ठीक है। एक ये चीज और आपको देखने को मिल सकती है, R मैक्स, मतलब मैक्सिमम जो रेडियस है वो 6 mm हो सकती है भाई, उससे ज्यादा नहीं बनाना आपको, 6 mm मैक्सिमम होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए R6 मिनिमम दे रखा है, मतलब मिनिमम 6 mm तो बननी चाहिए, उससे थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है जो आपको टॉलरेंस दी जाती है, ऐसे शो कर देता है। या फिर आपको R के साथ में टॉलरेंस दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए R में दे रखा है, ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है, बोल रहा है कि R6 माइनस में 0.3, मतलब माइनस में आप 0.3 बना सकते हैं भाई, उससे प्लस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि R6 प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, तो टॉलरेंस के साथ में आपको दे देता है। इस तरह से आपको रेडियस शो कर सकते हैं। स्फेरिकल रेडियस में भी सेम वही वैसी सिचुएशन होती है जैसे कि आपने देख लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दे रखा है, जो बेसिक सिंबल्स हैं मटेरियल के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब आपको ड्राइंग बहुत बार मिलती है, डिजाइनर आपको ड्राइंग दे देगा, आप मशीन पे अगर काम करते हैं तो, आप अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं तो भी क्या होगा भाई, आपको ड्राइंग दे दी, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको मशीनिंग करनी है, कहाँ पे आपको बिना मशीनिंग का एरिया रखना है, वो कैसे पता चलेगा, वो इन सिंबल्स से पता चलेगा। ये 3 सिंबल्स आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये पहला वाला जो सिंबल है, ये क्या बोल रहा है भाई, स्टैंडर्ड सरफेस फिनिश सिंबल। क्या है, स्टैंडर्ड सरफेस फिनिश सिंबल है। इसमें आप कोई भी मेथड यूज करके जो सरफेस है उसको बना सकते हैं। जैसे मेरा ये पेन है, चाहे मैं इसको छील के बनाऊं, चाहे बिना छीले बनाऊं, चाहे इसको मैं पिघला के बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर डिजाइनर ने ये सिंबल दिया इसकी सरफेस पे, तो मतलब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका ये है, ये मशीन सिंबल है। तो ये क्या किस लिए, मटेरियल रिमूवल बाय मशीनिंग रिक्वायर्ड। ये सिंबल अगर मिला है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो बनेगा ना पार्ट, इस पे जो मटेरियल रिमूव करके बनना चाहिए, मशीनिंग होनी चाहिए। ये सिंबल मशीनिंग के लिए, और ये सिंबल है नॉन मशीनिंग के लिए। मतलब यहाँ पे मटेरियल रिमूव करके नहीं होना चाहिए भाई, ये कोई सी भी प्रोसेस फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे मटेरियल रिमूव नहीं करना है। मटेरियल रिमूव नहीं करना है मतलब मशीनिंग
नहीं करनी है। तो इन सिंबल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कहां मशीनिंग करनी है, कहां मशीनिंग नहीं करनी है। क्लियर है आपको ये तीनों के तीनों? ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दे रखा है मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड, ठीक है। सरफेस फिनिश पैरामीटर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जो इंटरव्यू देने जाएंगे आप उनमें इस तरह का आपको देखने को मिलता है, जैसे अभी आपने देखा भी था। तो उसमें क्या है, सरफेस फिनिश होती है। सरफेस फिनिश क्या होती है? सरफेस फिनिश की एवरेज होती है, आर एज होती है, रफनेस एवरेज होती है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे, नॉर्मली क्या होता है, हम अब जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूँ, इस पेन को नॉर्मली देख रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, इसमें कहीं पे भी जो इसकी फिनिशिंग है मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। आप भी देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल 0-0। लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप से या फिर जो अदर इंस्ट्रूमेंट है हमारे क्वालिटी चेक करने के, आरए चेक करने के, उनसे आप देखेंगे तो इसमें कितना खुरदरापन है वो आपको पता चल जाएगा। आरए क्या है? इसकी रफनेस का एवरेज, मतलब जो खुरदरापन है, खुरदरापन जो होता है उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो है। जब हम टूल से बनाते हैं ना भाई, तो उसमें रहता है। अगर आप मशीनिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो आरए टेस्टर है वो किस तरह का ग्राफ बनाता है, आपने देखा भी होगा। तो उनके लिए यहाँ पे हमको दे रखा है, जितनी ज्यादा सरफेस फिनिश होगी, जितनी ज्यादा सरफेस फिनिश होगी उसका उतना ही एन नंबर कम होगा। N1 से लेके N12 तक जितना बढ़ता जाएगा, मतलब सरफेस उतनी ही खुरदरी चाहिए उनको। अगर वो बोल रहा है कि N12 बनाओ, N11, N10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से लेके 50 तक। N10 है तो 12.5 चाहिए। अगर N6 की बात कर रहे हैं तो जो RA है वो 0.8 mm तक एक्सेप्टेबल है, 0.8 mm तक एक्सेप्टेबल। अगर उससे ऊपर होगी 0.8 mm से RA, उसका जो रफनेस का एवरेज 0.8 से अगर ज्यादा हुआ तो वो N7 में चला जाएगा। N7 में 1.6 तक एक्सेप्टेबल है जो इसकी रफनेस है। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा मतलब उसका खुरदरापन बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे नंबर कम होगा उतनी ही इसकी फिनिश बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रफनेस एवरेज तक। अब हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उस ड्राइंग के एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं किस तरह से हमको ड्राइंग में शो किया जाता है, कैसे हमको ड्राइंग दी जाती है ना, और उसमें क्या क्या डायमेंशन किस तरह से हम रीड करते हैं वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो आपको ड्राइंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना वो ये ड्राइंग, ठीक है। इस ड्राइंग को समझने से पहले इसका थोड़ा 3D व्यू देख लीजिए, किस तरह से हमारी ये ड्राइंग बनेगी। इसने क्या किया है, यहाँ पे आपको सेक्शन कट करके दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह की तिरछी लाइन अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन काट करके दिखाया, पार्ट को कट करके दिखाया। अब जब इस पार्ट को मैं ऐसे काट करके और फिर साइड में देखूंगा तो हमको इसका सारा व्यू पता चल जाएगा ना। तो ये किस तरह का बनेगा, यहाँ पे देखिए M42 × 1.5 की आपको थ्रेड देखने को मिल रही है, यहाँ पे चौड़ी कटेगी, ये ग्रूव बनेगा। तो ये मशीन पे किस तरह से बनेगा, थोड़ा वो व्यू आप देखेंगे ना, जो बिगिनर्स है शुरू से देख रहे हैं, अगर थोड़ा वो देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट को मैं क्या करूंगा, मशीनिंग करूंगा। तो मशीनिंग करके मेरे को बनाना ऐसा, तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन होने वाले यहाँ पे देखिए। सीएनसी टर्निंग पे इसको बनाएंगे तो ये देखिए इसकी ओडी टर्न हो रही है, ओडी टर्न होके इसके ये वाले जो डायमीटर है वो बन जाएंगे। डायमीटर यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों के तीनों डायमीटर बन जाएंगे। अभी क्या है, इसकी रफिंग हो रही है। ये जो टूल है VNMG की इंसर्ट यूज करके हम इसको बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो ऐप है ना भाई, ये CNC सिमुलेटर है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रूविंग हो रही है, ये ग्रूविंग टूल यूज लेके ये ग्रूव बन गया। यहाँ पे ये वाला जो गड्ढा देख रहे हो आप, ये वाला बन गया, ये ग्रूविंग हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप M42 × 1.5, 1.5 क्या होती है, उसकी पिच होती है, जो थ्रेड होती है 1.5 पिच की। इसके अंदर क्या कटनी है, थ्रेड कटनी है, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, चूड़ी। ठीक है, इस तरह से देखिए थ्रेडिंग टूल हम यूज करेंगे और यहां से इस तरह से इसमें चूड़ियां कट जाएगी। तो आपका जो टर्निंग पे पार्ट बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो इसका टर्निंग का ऑपरेशन हो गया। टर्निंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैनुअल मिलिंग पे लगाएं या फिर VMC पे लगाएं, उन पे लगा के फिर इसके अंदर जो होल कटने हुए, यहाँ पे देखिए इसकी जो ये होल है, ये होल बनाएंगे किसके ऊपर, VMC के ऊपर। इसका जो फर्स्ट सेटअप है, फर्स्ट सेटअप के अंदर ये इतना बना था, सेकंड सेटअप में मैंने देखिए इसको क्लीन कर दिया, कुछ इस तरह का प्रॉपर दिखेगा। प्रॉपर जो पार्ट है पूरा पूरा इस तरह का दिखेगा। ये कम थिकनेस का रहेगा, यहाँ पे देखिए बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यही पार्ट है। ठीक है,
ये तो हो गया काम टर्निंग का। इसमें होल्स कहां पे होंगे, या आप मैनुअल मिलिंग पे करो या फिर वीएमसी पे करो, एचएमसी पे करो, जिस पे भी करना हो, ठीक है। इसको, इस पार्ट को हम टर्न मिल में भी बना सकते हैं। टर्न मिल में अगर बनाएंगे, मिल टर्न में अगर बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2 सेटअप में कंप्लीट हो जाएगा। ड्रिल होल हम साथ के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ड्राइंग को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। इस ड्राइंग में हमको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए इधर, इसमें यहाँ पे कितने होल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होल इन्होंने दे रखे हैं। और उसके लिए यहाँ पे दे रखा है 8 × 45, 8 होल हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पे जो हमको दे रखा है 8 × 45, ठीक है। क्लियर है ये आपको। यहां पे अब ये जो होल्स, कौन से होल है, इसका देखिए यहां से कट करके दिखा रखा है इसने, यहां से सेक्शन कट किया है, इस पार्ट को काट दिया है, यहां इस होल से लेके देखिए इनको बीचों बीच से ऐसे काट के इस पार्ट के 2 टुकड़े कर दिए मैंने। 2 टुकड़े करने के बाद इस पार्ट को मैंने दिखाने के लिए ऐसे घुमा दिए, ठीक है। और ऐसे घुमा के इधर दिखाया तो क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए होल्स है, ये दोनों होल, बाकी जगह पे मटेरियल है। ये कैसे पता चल रहा है, ये ऐसे पता चल रहा है भाई, जहां जहां पे जैसे मैंने ये पार्ट काटा, ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने ये पार्ट कट किया। अब यहां से मैं शुरू करूंगा, जैसे मेरी एक ब्लेड है, यहां से यहां तक तो क्या मटेरियल मिला, आगे यहाँ पे हवा में हो गई, यहाँ पे मटेरियल नहीं मिला। यहां से यहां तक ये देखिए मटेरियल मिला, यहाँ पे आके ये हवा में हो गई, यहाँ पे आके, और यहाँ पे हवा में हो जाएगा जहां पे ये होल है, ठीक है। जहां जहां पे मटेरियल को टच करके वो ब्लेड गई, वहां वहां पे आपको हैचिंग लाइंस मिलेगी। इनसे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मटेरियल था और यहाँ पे मटेरियल नहीं था, यहाँ पे होल था। यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये होल है, वहां पे आपको हैचिंग लाइन नहीं मिलेगी। उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये मटेरियल वाला एरिया है, वहां पे होल वाला एरिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखिए ये होल है, ये होल है, ठीक है। ये दोनों होल, ये होल कितने हैं, ये 8 हैं। इन दोनों आप देखिए ये कितने में बने हुए, पूरा जो गोला है, एक गोला कितनी डिग्री का होता है भाई, गोले में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए 360 में 8 होल बनेंगे तो मतलब 360 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या हो जाएगा, 45 आएगा ना। तो मतलब एक होल से लेके दूसरे होल का जो बीच का एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि ये 360 डिग्री में बराबर बराबर दूरी पे बनेंगे, तो इस तरह से इनका एंगल आएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो होल्स बनते हैं, इनके बीचों बीच से जो इनका सेंटर है ना, उसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गुजर के जाती है, काल्पनिक लाइन गुजरती है। ये एक गोले के अंदर बनते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये डैश डैश करके आपको शो कर रखा है। ये जो गोला है, इस गोले को हम बोलते हैं PCD। ये होता है पिच सर्किल डायमीटर। क्या है, पिच सर्किल डायमीटर। इस गोले के अंदर ये बनता है। इस पिच सर्किल डायमीटर की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे, डायमीटर 86। तो ये बोल रहा है कि ये जो 8 होल हैं, इनके बीच का एंगल तो होना चाहिए भाई कितना, 45 डिग्री। और ये जो इनके सेंटर से जो गोला बनेगा ना भाई, जो काल्पनिक, इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, 86। इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आप वर्नियर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्नियर लगाएंगे, वर्नियर को खोल के यहाँ पे लगाएंगे, तो 86 के अंदर 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 94। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 94। आप चेक करेंगे तो ये डायमीटर आप ऐड करेंगे तो मतलब वो सही आ रहा है। सेंटर टू सेंटर भी आप चेक कर सकते हैं, यहां से यहां चेक करके आपको जोड़ना करें, मतलब इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको दिए, वो प्लस माइनस आप करके इजीली चेक कर सकते हैं वर्नियर से भी। क्लियर है यहां तक का, ठीक है। अब इनकी डायमेंशंस की बात करूं तो हमको यहाँ पे इस होल के लिए दे रखा है, ये बोल रहा है कि 8 जो 8 के 8 होल है, 8 इंटू उनका जो डायमीटर है 7.9 है। 7.9 से लेके 8.1 टॉलरेंस हमको दे दिए साथ में। 7.9 से लेके 8.1 तक बना सकते हैं भाई आप इन होल्स को, ठीक है। उनकी पोजीशन के लिए बोल दिया कि ये जो होल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो डायमेट्रिकली वेरी कर सकती है 0.14। ये जो m है इसका मतलब होता है MMC, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। क्या होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एक होता है LMC, एक होता है MMB और एक होता है LMB। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लिस्ट मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री, लिस्ट मटेरियल बाउंड्री, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं और वीडियोस बना दूंगा।
तो ये बोल रहा है कि ये जो होल्स हैं इनकी जो पोजीशन है डायमेट्रिकली वेरी कर सकती है 0.14 मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में रेस्पेक्टेड टू डेटम ए एंड डेटम सी एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री। तो जब आप इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछे तो आप किस तरह के बोलेंगे? हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? ये फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या बोल रहा है कि दिस फीचर, ये फीचर, दिस फीचर ट्रू पोजीशन डायमेट्रिकली शुड बी विद इन 0.14, डायमेट्रिकली कितने में होने चाहिए? 0.14 में, एट द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रेस्पेक्टेड टू डेटम ए डेटम सी। जब डेटम के साथ में फिर वो एम आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री, एट द मैक्सिमम मटेरियल बाउंड्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको रीड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको इसका डायमीटर दे रखा है, यहां से यहां तक का डायमीटर दे रखा है हमको 57.6 से लेके 56.6 एक mm की हमको टॉलरेंस दे रखी है। बड़ा वाला जो डायमीटर है वो हमको दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, डायमीटर 100, 99 से लेके 100 तक का हमको ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट को कट करके इधर दिखाया, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो होल है यहां से काटेंगे तो एक ये होल का आधा हिस्सा दिख रहा है, इस होल का आधा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये बीचों बीच ये खोखला है, ये दिख रहा है हमको, ये, और ये जो जो सारा व्यू है ना ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइड व्यू में। ये क्यों दिखाया है? ताकि पार्ट के अंदर की ज्यादा से ज्यादा डिटेल हमको मिल सके, इसलिए सेक्शन व्यू करके हमको दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डायमेंशन हमको दे रखी है? ये बोल रहा है भाई यहाँ तक का जो डायमीटर है ना, ये आईडी जो बन रही है, ये आईडी बन रही है। डायमीटर यहाँ पे देखिए फाई का सिंबल यूज कर रहा है, बोल रहा है 44.45 से लेके 44.6 के अंदर अंदर होना चाहिए भाई। इसकी टॉलरेंस हमको दे रखी है। साथ में बोल रहा है कि इस फीचर की जो परपेंडिकुलरिटी है वो डायमेट्रिकली 0.08 हो सकती है मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। और ये जो है, ये जो आईडी है ना, ये डेटम सी है भाई, ये जो आईडी है डेटम सी है, हमको यहाँ पे दे रखा है, ये डेटम सी है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो फीचर है, ये वाली जो आईडी है ना, ये डेटम बी है, और डेटम ए क्या है? फिर डेटम ए यहाँ पे है, ये हमको दे रखा है। तीनों डेटम हमको दे रखे हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है इन डेटम्स का? डेटम ए बी सी आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए और क्या क्या डायमेंशन हमको दे रखी है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 9.4 से लेके 9.6, और यहाँ पे इसके लिए बोल रहा है कि इस फीचर का जो पैरेललिज्म है वो पैरेललिज्म डेटम ए के रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में पैरेललिज्म 0.06 के अंदर अंदर होना चाहिए भाई। यहाँ पे हमको दे रखा है फीचर कंट्रोल फ्रेम में, हमको क्लियर बोल रहा है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखे 6.1 से लेके 6.6। ठीक है जी, और हमको बोल रहा है यहां से लीडर लाइन के थ्रू बोल रहा है यहाँ पे जो थ्रेड कटनी है, चूड़ी कटनी है, M42 इंटू 1.5 6G। 6G क्या है? उसकी टॉलरेंस है, ये स्टैंडर्ड होती है भाई। उसके बाद में हमको यहाँ पे ये डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर कितने का? डायमीटर 20 है। डायमीटर 20 से लेके 20.13। साथ में फीचर कंट्रोल फ्रेम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सिंबल किसका? रनआउट का सिंबल है। बोल रहा है इसका जो रनआउट है वो 06 के अंदर अंदर होना चाहिए, डेटम ए और डेटम सी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये डेटम बी बोल रहा है, मतलब ये वाला जो आपका फीचर है, ये वाली जो आईडी है, ये क्या आपका डेटम बी है। डेटम बी जहां पे भी बोलेगा तो आप इस आईडी का रेफरेंस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी रनआउट मांगा है। इसकी जो ओडी है उस पे रनआउट बोल रहा है कि भाई 0.1 होना चाहिए डेटम बी के रेस्पेक्ट में। क्या करेंगे? इसमें मैंड्रल लगा के फिर आप इस पर डायल लगा के घुमा के चेक करेंगे ना, तो 0.1 से ज्यादा डायल में वेरिएशन नहीं होना चाहिए भाई। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो थ्रेड की स्टार्टिंग पोजीशन है वो दे रखी है 9.4 से लेके 9.6। यहां से लेके यहां तक की जो हमको डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 41.1 से लेके 41.3। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये दे रखा है हमको 25.4 से 25.5। और ये जो फ्लैंज की मोटाई है, इसकी थिकनेस है, वो हमको कितनी दे रखी है भाई? 35 mm से लेके 36 mm आप इसको बना सकते हैं। साथ में जो डेटम ए वाला जो एरिया है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला एरिया है, इसकी फ्लैटनेस हमको बोल रहा है कि इसकी फ्लैटनेस 0.02 हो सकती है भाई। 20 माइक्रोन के अंदर अंदर होना चाहिए। इसका वेरिएशन 20 माइक्रोन के अंदर अंदर एक्सेप्टेबल है। अगर उसके बाहर गया तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी डायमेंशंस हो गई हैं क्लियर।
तो दोस्तों मैंने ना मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। वीडियो कैसा था, आपको अगर अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करना यार, क्योंकि आपका ये कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, बिना थके रेगुलर काम करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोज चाहिए। जल्दी हमारा CNC VMC इनकी जो प्रोग्रामिंग है उनका कोर्सेज लॉन्च होने वाला है। मैं जल्दी आपके लिए अनाउंस कर दूंगा। जो हमारा व्हाट्सएप का नॉलेज टीवी ग्रुप है उसके अंदर अनाउंसमेंट कर दूंगा। चैनल पे भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें मैं अनाउंसमेंट करूंगा CNC VMC प्रोग्राम के लिए। तो आज का ये सेशन भी काफी लंबा हो गया मेरे ख्याल से। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जिनको ऐसे वीडियोज की जरूरत है उनको शेयर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।